चलिए देखिए, समकालीन दक्षिण एशिया पॉलिटिकल साइंस का ये तीसरा चैप्टर है ना, चौथा चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। और इस चैप्टर का शुभारंभ आज हो रहा है और इसको बड़ी अच्छे से समझिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने आप में जो भी हेडिंग हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा मैंने, ये हेडिंग है आपका, प्लस क्वेश्चन भी है यही। तो ये क्वेश्चन और हेडिंग को समझिएगा, यही आपका एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। तो आप उसका आंसर जानिए, फिर आगे लिखेंगे सारा चीज़ को हम। क्या है दक्षिण एशिया? कल अगर कोई क्लास किए होंगे संडे को, संडे जैसे कि हमने कहते हैं कि क्लास चलेगी, तो कल हम क्लास चलवाए भी थे। और बहुत लोग को बहुत काम रहते हैं, बहुत अंबानी का नाती है कोई यहाँ पर, कोई तो पोता है, कोई नाती है, कोई आदित्य बिरला का नाती पोता है, तो ये लोग का बहुत काम रहता है ना। ये लोग नहीं ना आ पाएंगे रविवार के दिन। रविवार के दिन करोड़ों छापते हैं रुपया है, तो कैसे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो फिर ये लोग को बेचारा का नुकसान हो जाएगा। और हम लोग तो भिखमंगा आदमी हैं, टुटपुंजिया आदमी हैं। हम लोग क्या, जहाँ होता है मुँह उठा के चल जाते हैं। कहीं बुलाता है नहीं बुलाता, खाना वाना खा के चले आते हैं। ब्याह घर बोझ घर में एक पतरी खाना होना चाहिए। और ये लोग को बोलने पर भी नहीं आते हैं, कारण ये लोग को बहुत पैसा छपता है। ये लोग के एक एक मिनट का करोड़ों रुपया है। मैंने सुने हैं कि पीसी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो संडे के दिन क्लास अगर टीचर लगवाते हैं तो नहीं आते हैं। जब हमने कारण पता किया तो पता है क्या कारण आया? कारण ये आया है कि उन लोगों में ऐसा था कि 1 रुपया का, अगर 1 रुपया नहीं, ये तो गलत सुन लिया हमने। अगर यहाँ पॉकेट से मान लो रुमाल निकालते वक्त अगर यदि 5000 गिर जाए तो उसको नहीं उठाते हैं, काहे? रविवार है। 5000 उठा के चक्कर में 2 सेकंड तो खा जाएगा, 1 सेकंड तो सोचेगा, 1 सेकंड उठाएगा, 1 सेकंड और उठेगा ना, 3-4 सेकंड का मामला है। उस 5000 के चलते 5 करोड़ का नुकसान होता है, इसलिए नहीं आते। समझ गए आप? इसको क्या बोलते हैं? येलुआ। खेलिए मीटिंग करते रहिए, मीटिंग येलुआ मीटिंग होता है ना, पंचायत देखे होगी नहीं है, वो है येलुआ। अब ये लोग येलुआ समझ पाएगा इसमें। अगर हम इतना बता के छोड़ दे, और क्या है दक्षिण एशिया, ये तो मैंने बता दिया। अब दक्षिण एशिया का कौन है? दक्षिण एशिया में कौन सा आदमी है, कौन सा देश है, कौन सा जानवर है, कौन सा वृक्ष है, अगर नहीं पाएंगे तो क्या समझ में आया? ये समझ में आएगा हैं? जब मास्टर क्लास लिया जाए तो उस दिन को आना चाहिए। क्या है कि नहीं सही बात? जो आए उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं आए उनके लिए क्या बोलो, मुर्दाबाद हैं। आओ यहाँ सुन लो जरा, क्या है दक्षिण एशिया? आप जैसे बोर्ड में लिखा हुआ आपके मिलेगा, विविधताओं से भरा वह क्षेत्र। विविधता क्या होता है? डाइवर्सिटी। आप डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? वैसा क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हो, विभिन्न प्रकार के क्या बोलते उसको, जाति के लोग हो, विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोग हो। मतलब वहाँ के कल्चर सब अलग अलग हो, भाषा अलग हो, पहनावा, खान पान, रहना सहना, हर एक चीज़। भारत में देखो जरा, भारत में क्या सभी जगह हिंदी बोली जाती है? क्या भारत में हर एक राज्य में एक ही खान पान है? क्या भारत के हर राज्य में एक ही पहनावा और ड्रेस कोड है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो केवल हम लोग का जामताड़ा जिला के स्कूलों में तो अलग अलग ड्रेस कोड है। तो भारत में सोचो कितना ड्रेस कोड अलग अलग होगा। समझ में आता है? तो वही चीज़ है, उसी को बोलते हैं विविधता। आपके घर में भी विविधता है मेरे भाई, आपके घर में खुद विविधता है। आप अगर 2 भाई है, 3 भाई हैं, तो सब भाई का मूड अलग अलग है। बहन का मूड अलग है, भाई का मूड अलग है, पिताजी का मूड अलग है, माताजी का मूड अलग है। कोई भाई का बोली बहुत कड़वा होता है, किसी भाई का बोली बहुत सॉफ्ट होता है। कोई बाहरी आदमी बोलता है ये बहुत फालतू आदमी तोरा बड़का भाई, कोई बोलता है ये छोटका बड़े अच्छा है। सब विविधता इसी को बोलते हैं, और किसी को दूसरा विविधता नहीं बोलते हैं। आप भी यहाँ देखो, सब विविधता से भरे पड़े हो, सबका रंग बिरंगे कपड़े हैं, कोई एक जैसा पहन के आए हो, विविधता है। सबका अपना अपना अलग भाषा होगा। कोई खोरठा बोलता है तो कोई संथाली बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं तो कोई बांग्ला बोलते हैं, है कि नहीं सही बात? क्या अभी घर जाके सब एक ही खाना खाएंगे? नहीं जी, बस हमारी उतना छोड़ दो। क्या मैं अभी समझाऊंगा तो क्या सबको बराबर समझ में आएगी? इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी, बाकी और दूसरा कुछ जब ऐसे नहीं आता है। तो विविधताओं से भरा वह क्षेत्र जहां दोस्ती और दुश्मनी भी है, जहां पर आशा भी हो, निराशा भी हो, जहां पर आपसी शक भी करता हो तो फिर विश्वास भी करता हो,
ठीक है ना। और साथ में फिर क्या होते हैं, ये सब करने के बाद भी एक साथ ही रहते हैं, उसी को बोलते हैं दक्षिण एशिया। क्या क्या मैंने कहा फिर सुनो, कि विविधताओं से भरा वह क्षेत्र जहां पर देश एक दूसरे से लड़ते हैं फिर दोस्ती भी कर लेते हैं, शक करता है तो फिर विश्वास भी कर लेता है, ठीक है ना। और क्या लिखा है मैंने, जहां पर आशा है तो निराशा भी होता है, वही वाला कहलाता है विविधताओं से भरा देश, यानी जिसको बोल रहे हैं दक्षिण एशिया। अब दक्षिण एशिया में क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, इंसान आते हैं, कि एलियन आते हैं, कौन आते हैं, देश आते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। अब उन देश का नाम क्या है, कितने देश हैं, वो चीज़ जानना जरूरी है। तो कल ही मैंने शॉर्ट मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था ताकि आप शब्दों को समझ जाना। आज जो मैं लिखाऊंगा, कल मैंने कुछ लिखाया नहीं, हालांकि बोर्ड में सब कुछ लिखे हमने, लेकिन आपको कुछ लिखने मना किए थे क्योंकि कल लिखिएगा। तो आज आप चीज़ों को लिखना, पहले समझ लो बोर्ड में ही। यहाँ पर देखिए, ये रहा अपन का इंडिया, भारत रहा, ठीक है ना। ये हम लोग का महान भारत, प्यारा भारत ये रहा। और आप सब जानते हैं कि ये भारत है, तो एक चीज़ याद रखना, भारत के जो किनारे जो भी देश हैं, जिसको हम पड़ोसी मुल्क बोलते हैं, पड़ोसी देश बोलते हैं, वही सब हम लोग का क्या है, दक्षिण एशिया में आते हैं। लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शंस है, अपवाद है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क तो चाइना भी है, तो क्या चाइना दक्षिण एशिया में है? तो कल ही बता दिया, चाइना दक्षिण एशिया में नहीं है, ठीक है। मुल्क होने से क्या होगा, लेकिन हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। कैसे, यहाँ रहा अपना बेटवा, इसका नाम क्या है, नल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान हुआ, हने रहा नेपाल। बात समझो जरा, ऐसे ही यही है सीक्वेंस, जहाँ जो देश लिख रहे हैं उसी सीक्वेंस में है। और अगर उसी सीक्वेंस में आपने याद रख लिया तो आप रटोगे नहीं, वो 10 का दिन भूल जाइए। पाकिस्तान, नेपाल, फिर यहाँ पर भूटान आते हैं, जरा समझना, भूटान। फिर यहाँ पर यदा कदा बांग्लादेश आता है, बहन जी, बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर नीचे आओगे, यहाँ आओगे तो मिलेगा क्या बोलते हैं, श्रीलंका, ये श्रीलंका है साहब। यहाँ पर मालदीव है, क्या है, मालदीव है। 1 2 3 4 5 6, कौन छूटा बचा बताओ, म्यांमार छूटा है। तो म्यांमार किधर को है, इधर का है म्यांमार। कितने हो गए आप, 7। अरे एक मिनट रुक रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं जी म्यांमार नहीं इस पर है। आई एम रियली वेरी सॉरी, नाम भूल गई, म्यांमार नहीं है, बस ये कंट्रियाँ देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यहाँ देखो ना, बीच में कंट्रोल मत करो, ये कंट्री नहीं है, म्यांमार नहीं इस पर, ठीक है ना। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान क्लॉकवाइज, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अगेन फिर पाकिस्तान। तो ये सीक्वेंस है देशों का, ये देश यही जगह पर बसा हुआ है, जहाँ जहाँ लिखे हैं वहीं पर बसा हुआ है। तो आपको मैप में भी समझने में आसानी हो जाएगी। और ये रहा एक इंडिया, एक इसको काहे बोलेंगे जी, एक हम लोग हैं, ठीक है। इसको लास्ट देने का मन कर रहा है, लेकिन चलो भाई सीक्वेंस दो दे रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान 3 4 5 6 7, लेकिन वर्तमान में कहा जाता है 8 कंट्री है दक्षिण एशिया में। अब 8 कंट्री कैसे आया है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस 7 को याद रख लीजिएगा, 7 को याद हो जाएगा ना। अब इसमें से भी सवाल पूछा जाता है। मैं आपको इसी को मैप क्यों दिखाया, इसको मैं एक रफ स्केच बनाकर, भारत का मैप बनाकर क्यों दिखाया, क्योंकि इसके अंदर से भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या सवाल पूछे जाते हैं इसमें, जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल, पहला सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए, ये जो दक्षिण एशिया का जो कंट्री है, इसमें कितने कंट्री ऐसे हैं जो द्वीपीय देश है। पहला सवाल क्या पूछ जाएंगे कि द्वीपीय देश कितने हैं, आइलैंड कंट्री कितने हैं। आप देख के बता सकते हो क्या द्वीपीय देश कितने हैं? और द्वीप कल समझा दिया था, जिसके चारों ओर पानी हो। देख के बताओ कौन सा द्वीपीय देश है। बस अगर यहां समझ आओ तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। फिर क्या है, एक है मालदीव, देखो ये भी द्वीपीय देश है, और एक है श्रीलंका, ये भी द्वीपीय ही देश है। तो इस दक्षिण एशिया में 2 ही को द्वीपीय देश है, बाकी द्वीप देश कोई और नहीं है, ठीक है। द्वीप बना जो चारों ओर पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप बना जो 3 और पानी से घिरा हो। कल समझा दिया इसका मैटर हमने। तो द्वीप देश कितने हैं, 2 है, और 2 का नाम समझ गए आप। एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। ये 2 द्वीपीय देश है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं और नहीं भी जा सकता, अपना नॉलेज बढ़ाओ। कभी न कभी एग्जाम पूछे जाएंगे, कंपटीशन के एग्जाम भले पूछे जाए,
दूसरा सवाल इससे क्या पूछे जाते हैं, बताइए इसमें कितने ऐसे कंट्री हैं, आप देख सकते हो, जो लैंड लॉक कंट्री है, माना स्थलबद्ध देश है, स्थलबद्ध। मैं इसका मीनिंग पहले समझाता हूं आपको, रुकना, अगर नहीं समझ में आता और आता तो आंसर बताओ। स्थलबद्ध देश जिसको इंग्लिश से बोलते हैं, ये तो हो गया आइलैंड कंट्री, आप सब जानते हैं इसको बोलते हैं आइलैंड वाला देश कंट्री, और इसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री। हाँ, मतलब जैसे इसके चारों ओर पानी है, उनके चारों ओर केवल देश ही है, वो वैसे इनमें से 2 देश ऐसे हैं जिसके चारों ओर पानी नहीं है, बल्कि वो देशों से घिरा हुआ है, वो समुद्र नहीं पाता है। हाँ देखो, आप कितना आंसर दिए, नेपाल और भूटान ही वो 2, नेपाल और भूटान ही 2 देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री है। याद रखना कौन कौन सा, समझ गए आप खुद ने उत्तर दिया इसलिए आप भूलोगे नहीं। नेपाल एंड भूटान, ये 2 ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक है, मतलब स्थलबद्ध है। 2 आंसर मिल गया। अब बाकी देखो ना, अगर मैं इसका बात करूँ, भारत की बात करूँ, तो भारत में देखो इधर अरेबियन सी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर हो गया, ये लैंड लॉक नहीं है। और अगर देश, कोई भी देश अगर सीमा देशों से घिरा हो, जिसको लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, वो अच्छी नहीं होती है, वो अच्छी नहीं होती है। समुद्र का पाना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि व्यापार ऑलमोस्ट किससे होता है, समुद्र से होता है, पहले भी अभी भी। देखो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में देखो, ये तो पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी में है, भूटान और नेपाल तो है ही नहीं। पाकिस्तान की बात करें तो अरेबियन सागर है, अरब सागर है, मालदीव, ये तो पूरा पूरा समुद्र पाया जाता है। तो ये है सवाल। आप देखो तीसरा यहाँ पर देखो, 3 देश यहाँ दिख रहे होंगे आपको, एक नल्ला पाकिस्तान उसको उसी तरह बोलना, नल्ले पाकिस्तान है ना, एक अपना इंडिया और एक बांग्लादेश, ये एशिया के, लेकिन यहाँ पर हो गया दक्षिण एशिया के, ठीक है ना। तो पूरा विश्व का, पूरा ऑल ओवर पॉपुलेशन इन वर्ल्ड का पॉपुलेशन का, पूरा विश्व का ये जो 3 देश है, पूरा विश्व का पॉपुलेशन का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो ये तीनों देश पे रहता है। ये 3 देश मिलाकर ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन बनाती है विश्व के मामले में, ठीक है ना। ये 3 देश में, उनमें से जानते हैं एशिया में अकेले 60% जनसंख्या है, पढ़े हो ना, एशिया में अकेले कितना है, 60% जनसंख्या एशिया में। बाकी जो 6 महाद्वीप है, 6 महाद्वीप एक तो है ही नहीं, जिसको बोलता है क्या बोलता है अंटार्कटिका में, वो तो है ही नहीं। बाकी जो बचता है 5, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कितने हो गए 4, और यूरोप 5। ये 5 कंट्री में 40% जनसंख्या है, और 60% के लिए तो एशिया देता है। उनमें से भी विश्व में लार्जेस्ट देश तो एशिया में है जनसंख्या वाला, लेकिन चाइना और एक इंडिया, समझ में आ रहा है बात को, तो क्यों नहीं होगा 60%। तो ये 3 देश देखो ना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश मिलाकर विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या बनाता है, जो दक्षिण एशिया में ही है। तो यहाँ क्या लिखोगे, भारत, नल्ला पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना पर पोको में थोड़ा देर बाद। ये 3 देश में सबसे, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, क्या लिखोगे, विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा लिख लेना यहाँ पर, ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इनको ये चीज़ याद ना रहता हो कि हम याद नहीं रख पाएंगे, हमको तो नहीं लगता कि याद नहीं, अगर थोड़ा मैप का ज्ञान तो जरूर याद रखोगे। सब देश वही जगह जहाँ पर होना चाहिए मैं वही लिखा हूँ, तो फिर भी अगर मैं इसका एक ट्रिक बनाता हूँ, इसको याद करना, MBBS और PIN। मुन्ना भाई MBBS देखे हो ना, मुन्ना भाई, अरे MBBS, M से मालदीव, B से 2 आएंगे, BB से एक बांग्लादेश, एक भूटान, याद कर लेना, जो जिसको देना दे देना, कोई सीक्वेंस नहीं इसमें, सीक्वेंस यहाँ पर है। S से हाँ श्रीलंका, P से नल्ला, I से अपना, और N से नेपाल। हो गया, नहीं याद आता तो इसको याद कर लेना, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक हमारी ओर से है, इनको आपको समर्पित है, डेडिकेटेड है, आपको समर्पित है, ख्याल, ठीक है ना। चलो इसको लिख लिया करो, तो हम पर भी ध्यान दीजिएगा, किसको लिखना है, कुछ तो लिख। देखिए इसके पहले आप जान लो, कल भी बता दिया था, आज सुन लो, भारत की भौगोलिक स्थिति। और भौगोलिक स्थिति का मतलब आपको मैंने कल समझा दिया था, और आज मैं इसका डायरेक्ट उत्तर पर आता हूँ कि भौगोलिक स्थिति, जियोलॉजिकल लोकेशन क्या चीज़ होता है। यहाँ किसका मांगा है, भारत का। सभी जगहों का, सभी देशों का अपना अपना भौगोलिक स्थिति होता है, कल हमें बहुत अच्छे समझाया। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति जाननी हो तो उस देश के सामने ऐसा प्लस लगा दो, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। इतना जानते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण,
ये पूर्व और ये पश्चिम, इतना तो आप जानते ही हैं। अब क्या होता है कि ये चार दिशा में कौन, हम जहाँ पर हैं, हमारे चारों दिशा पर है तो बहुत सारे चीज़ें, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, जिसको लोकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आप किसी को फ़ोन करते हो कि यहाँ पर आ जाओ ना, तो फिर बोलते कहाँ आ जाओ, कोई तो लोकेशन तो दो, तो फिर बोलते हो कि हम इस जगह में स्टेशन के पास हैं, स्टेशन के पास हैं, या फिर हम टावर चौक में हैं, या BSNL के पास हैं, या कुछ और देते हो ना लोकेशन, या पुल के पास है, या मंदिर के पास है। वही चीज़ यहाँ पर होता है लोकेशन बोल के। तो आप सब जानते हैं, कल बताता है नॉर्थ में क्या है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानों में। क्लास 3 में पढ़े थे ये कविता, हमको अभी भी याद है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। पूरब में क्या है, पूरब में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में क्या बा, अरब सागर बा, अरब सागर, जिसको अरेबियन सी बोलते हैं। ये भारत का जियोलॉजिकल लोकेशन है कि भारत के चारों ओर यही लोकेशन है, यही फैला हुआ है। इसको कृपया अपने से याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है भारत का लोकेशन। लेकिन अगर मैं मैप में देखूं तो देखो, मैप में अगर मैं बात करूं, मैप अगर दिखता है कि नहीं पता नहीं वीडियो पर, तो ये जो श्रीलंका देख रहे हो ना, श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, जरा बताओ कोई, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, कोई बताएंगे? श्रीलंका का पुराना नाम बोलो। सिलोन। क्या था, सिलोन। याद रखना, पूछा जाता है परीक्षा में कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन, सिलोन ये पुराना नाम है श्रीलंका का। समझ में आ रहा बात को, कोई दिक्कत इस पर नहीं होना चाहिए। क्या लोकेशन है, कहाँ पर है, आप चीज़ को जान गए होंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा सुनिएगा यहाँ पर, देखिए, तो इन 8 देश, जो 8 देश हैं, माना 7 देश, 7 देश, 8वां भी बता रहा हूँ मैं क्या है। ये 7 देश जो हैं, जो मैंने नाम बताया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और क्या नाम था इसका, मालदीव, अपना इंडिया। ये 7 देश ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। जैसे मैंने आपको इसके भी पहले ग्रुप पढ़ाया था, याद करो, कौन सा ग्रुप पढ़ाया था, आसियान पढ़ाया था, याद आया? आसियान नहीं पढ़ाया था मैंने, क्या बात करते हो, जो नहीं पढ़े नहीं पढ़े, आसियान पढ़ाया था, याद करो। आसियान का संस्थापक 5 देश था, सिया, मलेशिया, याद आ रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, याद आ रहा है, बैंकॉक वाला 5 देश। फिर बाद में फिर 5 देश जुड़ा, भूल गए आप शायद। तो ये आसियान मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें क्षेत्रीय संगठन भी मैंने पढ़ाया था। तो उसी तरह ये जो 7 देश हैं, ये 7 देश, ये जो 7 देश हैं, जिसमें अपना इंडिया आएगा, अपना नहीं पराया, पाकिस्तान आएगा, फिर नेपाल आएगा, फिर कौन आएगा, भूटान आएगा, भूटान के बाद आपका कौन आता है जी, बांग्लादेश, हमारा पोता आता है, फिर कौन आता है, सिलोन, जिसका नाम था पुराना, श्रीलंका आएगा, और आइलैंड कंट्री तो मालदीव, ये भी आएंगे। याद आ रहा है? ये देखो, कहा जाता है कि अगर ये 7 देश आपस में बढ़िया से रहे ना, अगर लड़ाई झगड़ा ना करे, इंडिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया के साथ, चाइना इंडिया के साथ, अगर ये लोग लड़ाई झगड़ा ना करे, नेपाल ना उलझे, तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप या विश्व का सबसे ज़्यादा प्रेशराइज ग्रुप यही बनेंगे। लेकिन ये लोग रहता नहीं सही से, ये लोग आपस में लड़ते रहता है, जिस कारण से हल्का पा जाता है विश्व और अन्य देश, और इनको लोग जो सो सिखाते रहता है, घर फूटे तो गवार लूटे, वही हाल इन लोग का हो जाता है। तो ये लोग अगर सही से रहेगा तो कोई कुछ इसका बिगाड़ नहीं सकता है। तो इन लोगों ने इस चीज़ की कोशिश भी किया, इन लोगों ने ग्रुप बनाने का कोशिश भी किया कि हम ग्रुप में रहें, ठीक है ना। SAARC, इसका क्या नाम हो, सार्क, इसका क्या नाम है, सार्क, इसको बोलते हैं सार्क, इंग्लिश से सार्क, SAARC, हिंदी से बोलते हैं इसको दक्षेस। याद रखना, हिंदी से बोलते हैं दक्षेस।
दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसका पूरा नाम क्या होता है? दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ये इसका हिंदी में पूरा नाम है। आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जाएगा इंग्लिश में एग्जाम में कि सार्क का फुल फॉर्म बताओ, दक्षिण का पूरा नाम बताओ, तो आपको लिखना है सार्क का पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये इनका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। ये इनकी स्थापना भी होती है, इनका हेडक्वार्टर भी होती है, ठीक है ना। याद रखना, स्थापना होती है 1985 में और हेडक्वार्टर बनाया जाता है काठमांडू को। काठमांडू कहाँ है साहब? हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू का इसका हेडक्वार्टर भी बनाया जाता है। सब कुछ सही सही चलता भी है। कहते हैं कि 2007 में, सुनो ध्यान से, 2007 में जाकर एक कंट्री है अफगानिस्तान, ठीक है, एक कंट्री है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान 2007 में दक्षिण में यानी सार्क में शामिल होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद कर लेना कि अफगानिस्तान सार्क में कब सम्मिलित होता है? 2007 में सम्मिलित होता है। इसीलिए दक्षिण एशिया में 8 कंट्री को गिना जाता है। अब इसको इसीलिए क्योंकि ये सार्क का सदस्य है और सार्क दक्षिण एशिया को ही मिलाकर बनाया गया है, इसीलिए अफगानिस्तान को वहां पर काउंट किया जाता है। तो अफगानिस्तान क्या हो गया? 8वां देश, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना। म्यांमार की बारी आती है। म्यांमार अभी पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में है। म्यांमार को भी शामिल करा नहीं गया, ठीक है ना। इसको शामिल किया गया। म्यांमार है, ऐसा नहीं कि म्यांमार नहीं है, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया पूरी तरह से। तो ये बात को आपको याद रख लेना एकदम उचित है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। तो सार्क के बारे में पूरा जानकारियां हम लोग थोड़ा देर और पढ़ेंगे तब लेंगे। फिलहाल अभी इतना याद आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको लिखना है तो लिख लीजिए आप। कुंदनवा थोड़ा ध्यान दो ना यार, चंदनवा कुंदनवा अब थोड़ा देर में बंद कर देना, ठीक है। देखिए, हमने कहा कि सार्क, अभी सार्क का एग्जाम्पल बताया मैंने, सार्क सफल नहीं हुआ। सार्क में जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखते ना, आपस में लड़ते रह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, नहीं देखें, लड़ते रह रहा है, तो एक दूसरे में लड़ाई कभी कम नहीं हो रही है। लिख तो दिया डेफिनेशन में, आशा भी है तो निराशा भी है, लेकिन यहाँ आशा तो किसी से कोई रखता नहीं है, निराशा बड़े हाथ लगता है। दोस्ती है तो दुश्मनी भी है, दोस्ती तो कतई नहीं है, दुश्मनी भरा पड़ा हुआ है, लिखा था ना भी डेफिनेशन में सबसे पहला। तो यहाँ पर इसीलिए सार्क सफल नहीं हो पाया। समझ गए? क्या सोच के बनाया गया था? वही सोच के बनाया गया था कि हम लोग एक मजबूत राष्ट्रों का संगठन होंगे, हम दिखाएंगे बाकी ग्रुपों को किस तरह रहा जाता है। छितरा गया, खत्म हो गया। काहे? झगड़े करोगे, आपस में बातचीत करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। वो लोग आपस में बातचीत कर रहा था, सातों देश सही से समझ नहीं रहा था, तो फिर मामला टूट गया, खत्म हो गया। आगे अब लिखो। हमने आपको क्या कहा, यहाँ शब्द को सुनो। ये शब्द मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये शब्द आप जब किताब पढ़ोगे तो बहुत बार ये टर्म यूज करोगे। उस समय हमसे ना पूछो, अभी मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। और ये मीनिंग ये नहीं कि केवल किताब भर के लिए आपके पास आए, ये मीनिंग आप जब तक पढ़ाई से नाता रखोगे ये शब्द आपके पास आते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो जरा सुनिएगा, प्रमुख राजनीतिक शब्दावली जो आपके इस चैप्टर में आया हुआ है, ऐसे और भी शब्दावली है, लेकिन आपके बुक में जो दिया गया मैं उसी का वर्णन आपके सामने करने वाला हूँ। पहला जो दिया देखिए, गणतंत्र, जिसको रिपब्लिक बोलते हैं। गणतंत्र क्या होता है? जैसे हम लोग का देश गणतांत्रिक देश है। क्या होता है गणतंत्र? क्या होता है गणतंत्र? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 2 बार झंडा फहराए जाते हैं ससम्मान के साथ? एक बार 15 अगस्त और एक बार 26 जनवरी। 15 अगस्त तो सबको पता है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था। हुआ नहीं था, करवाए थे हम लोग, अंग्रेज को मार मार के करवा दिए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 26 जनवरी क्यों फहराए जाते हैं? संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना। उसी दिन को हमारे देश में एक महत्वपूर्ण पद मिला था, एक महत्वपूर्ण ये मिला था, आदमी मिले थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, एज ए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के रूप में। तो प्रेसिडेंट के रूप में मिले थे, इसलिए उस दिन को मनाते हैं हम लोग 26 जनवरी। अब जरा इनको जरा समझिएगा कि क्या होता है। लिखा क्या कि ऐसा देश कौन सा देश? जो गणतंत्र वाले हो। ऐसा देश
जिसका अध्यक्ष जनता अथवा जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है ना। क्या समझें कि गणतंत्र वाले जो देश होते हैं उनका जो अध्यक्ष होंगे, सर्वे सर्वा जिसको बोलते हैं, उनका चुनाव जनता करती है डायरेक्ट। ठीक है, जनता करती है डायरेक्ट अथवा जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दो प्रकार है यहाँ पर देखिए, या तो जनता डायरेक्ट करेगी। डायरेक्ट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट। अगर नेल में पेंट लगा हो तो वो डायरेक्ट वोट। अगर आपके नाखून में लगा हुआ है रंग, आपके नहीं तो आपके घर परिवार में जिसके भी होगा 18 साल पूरे हो जाएंगे, वैसे वोट डायरेक्ट वाला होता है, जनता में जिसका लगा हुआ है। और जे आप सुने कि ये पद बन गया, इलेक्शन भी हुआ, हमको पता ही नहीं चला, मन हमारा इसमें लगभग नहीं किया और बन गया, वैसा होता अप्रत्यक्ष। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले यहाँ सुनो कि जिस देश में गणतंत्र है उस देश का जो अध्यक्ष होंगे, जो सबसे बड़ा पद पर बैठे होंगे, उनका चुनाव जनता करती है। या अगर जनता नहीं करती है तो जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे एमएलए एमपी। एमएलए एमपी कौन होते हैं? एमपी माने सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए माने क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक जी बोलते हैं, राज्य वाले। तो उनका ये जो दो व्यक्ति हैं एमपी एमएलए, ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया एक प्रतिनिधि है, और वही प्रतिनिधि हमारे भी आप पर जाकर वोट देते हैं। मैंने कितने बार आपसे पूछा है, समझाया भी है कि जरा बताओ हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसको वोट देते हैं? प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। सब जानते हैं किसको वोट देते हैं? गलत शब्द है। ठीक है, मैं कई बार आपको समझाया हूं कि हम लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते हैं, हम लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो क्या राष्ट्रपति के वोट में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते हैं। तो फिर कैसे आपने वोट दिया? अप्रत्यक्ष, इंडिविजुअल तरीके से, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मत प्रणाली से। इनडायरेक्ट में क्या होता है? मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो अपने क्षेत्र में एमपी एमएलए को चुना है, वही एमपी एमएलए हमारे भी आप में वोट देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को हम लोगों ने वोट दिया है, प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो प्रधानमंत्री का डेफिनेशन क्या होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी? तो लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को, बहुमत वाले दल के नेता को बोलते हैं क्या? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो इस बात को आप भूलना मत कि गणतंत्र वाला देश समझ में आ गया कि जिस देश का जो हेड होगा, उस देश का हेड को कौन चुनेगा? जनता, या जनता का रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए, कोई नहीं। ठीक है। दूसरा देखो राजतंत्र, ये वाला थोड़ा अजीब अरंगा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिस देश में है उसका बात कर रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा का पद जो है वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, चाहे वो राजा अच्छा हो या खराब हो। अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर खराब है तो अब बप्पे के जीन गया है होकर बेटवा के अंदर, बप्पा पुराया तो फिर बेटवा आया, है ना। तो अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन अगर गंदा है तो भैया आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका मना उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका ऐसे राजा वो बनते रहेगा। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होता है? देखिए, देश में दो प्रकार का शासन व्यवस्था चलता है। किसी भी देश में दो प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है, एक को बोलते हैं अध्यक्षात्मक और एक को बोलते हैं संसदीय। मैं जरा लिख लूँ क्या? यहाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक को बोलते, देखो शासन व्यवस्था जो होते हैं, शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं संसदीय प्रणाली, संसदीय जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक को बोलते हैं अध्यक्षात्मक, ठीक है, व्यवस्था जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल। संसदीय प्रणाली में पीएम और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होंगे, पीएम भी होंगे और प्रेसिडेंट भी होंगे, दोनों होंगे। अगर पीएम तो होंगे, अगर पीएम या राष्ट्रपति में कोई नहीं रहेगा तो वहाँ पर राजा या रानी होंगे। मतलब दो पद वहाँ पर होते ही होते हैं। राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उसकी जगह राजा रानी काम कर लेंगे। जैसे ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राष्ट्रपति की जगह कौन काम करते हैं? या तो राजा या तो रानी, लेकिन वहाँ पर पीएम का पद होता है। जिसे भारत में दोनों होते हैं, पीएम भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग का देश संसदीय प्रणाली को फॉलो करता है, और संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? यही ब्रिटेन से ही लिया गया। ठीक है ना। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था ऐसी देश जहाँ पर एक हो, केवल राष्ट्रपति वहाँ पर सर्वे सर्वा हो। जैसे अमेरिका वाला, अमेरिका में क्या प्रधानमंत्री होते हैं? वहाँ केवल राष्ट्रपति होते हैं, और वही राष्ट्रपति ही सब कुछ करते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो वहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्ट,
लेकिन वहां पर होते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो अध्यादेश बोलते हैं कि इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति अथवा अध्यक्ष सर्वोच्च होता है, वही जो चाहता है वही करता है, जैसे अमेरिका। यहाँ एग्जाम्पल क्या होगा, अमेरिका। और संसदीय प्रणाली क्या होता है कि इस शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होता है। यहाँ पर पीएम कोई नहीं, संसद यानी पार्लियामेंट सबसे ऊपर होता है। संसद जैसे इंडिया, यहाँ पर इंडिया में संसद सबसे ऊपर है। कानून यही तो बनता है, कानून से ही कोई चीज को सुधारा जा सकता है या बिगाड़ा जा सकता है। बहुदलीय प्रणाली क्या होता है, इस शासन व्यवस्था में बहुदलीय, बहु मैंने बहुत, दलीय मैंने दल, बहुत सारे दल होना चाहिए। इस शासन व्यवस्था में देश के अंदर कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव में भाग लेती है और जिस पार्टी को जनता का ज्यादा मत प्राप्त होता है, ज्यादा वोट, वही पार्टी सरकार बनाती है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर है, अगर बीजेपी ने ज्यादा सीट जीत लिया तो बीजेपी की सरकार, कांग्रेस जीत लिया तो कांग्रेस का सरकार बनेगी। तो बीजेपी जीता तो बीजेपी सरकार बना है, वही होता है बहुदलीय प्रणाली। इस 5 टर्म में किसी को कहीं समस्या तो बता दूं जो नहीं समझ में आया, जो नहीं से, क्योंकि याद रखो आपके छोटे भाई बहन भी होंगे जो 11 12 पहुंचेंगे या नहीं, तो 10 में शब्द दिया हुआ, 10 में 9 में 8 में शब्द, 8 में नहीं मिलेगा, 9 10 में जरूर शब्द मिलेगा। उस समय आपसे पूछाएगा ना तो आप शर्मा जाओगे, समझ गए। तो भैया शर्माना छोड़ दो, बता लो, यहाँ पूछ लो अगर किसी को दिक्कत हो तो अपना भाई बहन को बता पाओ तो करवा जाऊंगा मामला। 4 नंबर थोड़ा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली बोला कि शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होता है, संसद के पास सारी शक्तियां होती है। हम लोग देश में पार्लियामेंट के 2 अंग होते हैं, अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा ही तो कानून बनाती है और कानून बनाकर ही देश को सुधार व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को सही करती है ना। तो संसद ही सब कुछ यहाँ करती है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति सब कुछ करते हैं, राष्ट्रपति वहाँ पर हेड होता है, ठीक है ना। ऐसे संविधान कहा कि संविधान में हम लोग देश में कहा है, राष्ट्रपति संसद ने क्या कहा है, संविधान ने कि राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा है, लेकिन राष्ट्रपति सब नहीं है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। ये सब 11 में सब था, हमने पढ़ाया है, अभी भी पढ़ाऊंगा कुछ दिन बाद, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक, लेकिन संविधान की नज़र में उल्टा है, संविधान की नज़र में राष्ट्रपति हीरो है और जो पीएम होते हैं वो वाइस हीरो है, वो नीचे है, हीरो का भाई है, समझे, मतलब समझ आया। लेकिन रियल में हीरो का भाई जिसको बोलते हैं ना संविधान, वही हीरो है, असली हीरो। राष्ट्रपति हीरो का भाई होता है, असली में यही होता है, ठीक है। तो इसको इसके आगे मैं कल बताऊंगा आपको, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।